उसके बाद 3-4 गाड़ियां आई जो अलग अलग लोकेशंस पे मेरे गांव के, मेरे घर के दूर दूर तक खड़ी हुई थी। किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, आपको कुछ भी चाहिए तो मैं मोबाइल से आपको निकाल के दे देता हूँ, जो भी आप बोलोगे। कोई आया है उसके बारे में कुछ पूछना ही नहीं, उसके कहाँ चोट लगी है, नहीं लगी है, कुछ नहीं है। हम जाट हैं, हमारे को ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। क्योंकि 5 दिन से वो जो ACP है वो कह रहा है मैं 5 दिन से मैं यहाँ ऑफिस से बाहर नहीं गया हूँ, यहीं सोता हूँ, यहीं सब कर रहा हूँ, इसी मामले में लगा हूँ। के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता, उसके भी मानवाधिकार होते हैं, लेकिन मेरे कोई मानवाधिकार पुलिस को दिखाई नहीं देते हैं। 19 फरवरी को सुबह करीब 5:45 बजे की बात है, मैं सो रहा था और मुझे उठाया घर वालों ने कि कोई आए हैं। जैसे मैं उठा देखा तो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो वर्दी में नहीं थे, इसलिए लोग ही बोलूँगा मैं, पुलिस वाले नहीं थे वो। जैसे मैं उठा, उठते ही मेरे को पकड़ लिया, चलो आप। मैंने पूछा कहाँ चलना है? बोला थाने चलना है। मैंने कहा थाने में क्यों चलना है? कोई नोटिस, कोई कुछ तो होगा, किस वजह से? बोला नहीं, वहीं थाने में आपको बताएंगे सब कुछ। मैंने कहा मुँह धो लेने दो। बोला नहीं, वहीं धोना, तेरा मुँह वहीं धुलाएंगे हम। चप्पल भी नहीं पहनने दी मेरे को और पकड़ के ले गए। मेरे बेडरूम तक पहुँचे और परिजनों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। उन्होंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, तो किसी को कुछ नहीं बताया गया। घर से 1 किलोमीटर तक मेरे को पैदल ले जाया गया। उसके बाद 3-4 गाड़ियां आई जो अलग अलग लोकेशंस पे मेरे गांव के, मेरे घर के दूर दूर तक खड़ी हुई थी। उनको बुलाया उन्होंने फ़ोन करके, जो 4 या 5 गाड़ी थी संभवतः, वो आई। फिर वहाँ पे मेन रोड से 1 किलोमीटर दूर से गाड़ी में बिठाया। वहाँ से जो रास्ता सीधा थाने जाता है वहाँ नहीं ले जाया गया, बल्कि दूसरे रास्ते से ले जाया गया। ये डराने का प्रयास किया, और क्योंकि मैं भी डरा, पुलिस थी नहीं, मुझे पता नहीं है पुलिस की है किसकी गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कोई आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाया नहीं, वर्दी पहनी हुई नहीं थी। मुझे लगा कि कोई गुंडे भी हो सकते हैं, और डर लगना एक सामान्य सी बात है। एक व्यक्ति और उसके साथ 10-15 लोग अगर मुस्टंडे खड़े हों तो डर तो लगेगा ही। खैर उन्होंने सदर थाने ले गए, वहाँ पे 2 मिनट में मेरा नाम लिखा, और फिर एक प्राइवेट गाड़ी से, पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई, प्राइवेट गाड़ी से 4 जने मेरे साथ बैठे, मेरे को बिठाया और गाड़ी में बदतमीजी करते हुए, गाली गलौज करते हुए कमिश्नरेट ले आए। वहाँ पे साइबर थाने में मेरे को ऊपर ले गया, फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था शॉर्ट में और टी-शर्ट में। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का ACP हूँ, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी, और आपके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई है वो मुझे करनी है। मैं बैठ गया, ठीक है। उन्होंने मोबाइल मेरा घर पे ही छीन लिया था, मोबाइल हाथ ही नहीं लगाने दिया। मैंने कहा इन्फॉर्म कर देता हूँ घर पे। बोला नहीं, मोबाइल नहीं दे सकते। फिर उन्होंने मोबाइल को खंगालना शुरू कर दिया, उसका पूरा डेटा था वो एक्सेस कर लिया। मैंने पासवर्ड बताने से मना किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप नहीं बताओगे तो हम खोल लेंगे इसको, और आपके साथ मारपीट की जाएगी, फालतू बेवजह इशू बनेगा, वो आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है, मेरे मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छिपी हुई हो या मेरे को छिपाने की ज़रूरत हो। मैंने उनको दे दिया, उन्होंने मोबाइल खोल लिया। उसके बाद मेरा जो मेल ID है, मेरा पेमेंट ऐप्स हैं, इसके अलावा फेसबुक है, एप्पल ID है, वो सब कुछ उन्होंने खोला, और पूरा डेटा करीब 700 से ज़्यादा GB का डेटा था। वो सारे डेटा को वो कथित जो चंद्र प्रकाश ACP जिन्होंने नाम बताया था, तब मैं कंफर्म नहीं था, क्योंकि वो तब तक भी शॉर्ट और टी-शर्ट में थे। न उन्होंने ID कार्ड दिखाया, इसलिए तब तक वो मेरे लिए कथित ही थी। उन्होंने अपने मोबाइल में ले लिया, उसको अपने निजी लैपटॉप में लिया, कंप्यूटर में डाला। 3-4 और उनके साथी थे, उन्होंने भी उनके भी मोबाइल में डाला। मैंने कहा कि मेरे इसमें प्राइवेट फोटोज है, वीडियोज हैं, वो सब कुछ हैं, और किसी के साथ किसी तरह कोई दिक्कत हो सकती है, आपको कुछ भी चाहिए तो मैं मोबाइल से आपको निकाल के दे देता हूँ, जो भी आप बोलोगे। लेकिन उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया और उसको खंगालते रहे। दोपहर में करीब 3 बजे बाद मुझे सुबह 6 बजे घर से उठाया, बिस्तर से उठाया। दोपहर में 3 बजे के आसपास मेरे को भोजन दिया गया ढाबे से मंगवा कर। उससे पहले मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, तबीयत खराब है, मेरी दवाई चल रही है और मुझे दवाई लेना जरूरी है, जुकाम हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ नहीं दिया। खाना देने के बाद फिर बिठा दिया। घर वालों से बात करने के लिए नहीं कहा, घर वालों को पता भी नहीं था। वो कभी किस थाने में पूछ रहे, कभी कहाँ पूछ रहे, कभी किसी तरह। रात को करीब 9 बजे के आसपास या 8:45 बजे होंगे करीब, तब उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ FIR हुई है। उससे पहले 2 बजे के लगभग, दोपहर में 2 बजे के आसपास मेरे से एक कागज पे साइन करवाया, बोला ये नोटिस है। पढ़ने नहीं दिया मेरा को, ये नहीं कहा कि आप पढ़ सकते। मैंने कहा उसको पढ़ने तो दीजिए, क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में नोटिस है। तो उन्होंने कहा इस पे साइन कर दे, चुपचाप, तेरा भला चाहता है। शाम को 8:45 बजे के आसपास बोले कि आपके खिलाफ FIR हो गई है और आप गिरफ्तार हो। फिर उसी वक्त मेरे घर वाले गए थे भोजन लेकर, उनको कहीं से पता चला होगा। घर वालों से केवल 1 मिनट बात करने दी, सिर्फ 1 मिनट, मिलने ही नहीं दिया। फिर SMS हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मेडिकल करवाया। मेडिकल में कुछ पूछा नहीं, कुछ बात नहीं हुई। मेडिकल कैसा होता है, मैंने तो पहली बार देखा है कि आरोपी का इस तरह से मेडिकल करवाते हैं। तो मैं तो ये SMS अस्पताल की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठाता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कोई आया है, उसके बारे में कुछ पूछना ही नहीं,
उसके कहाँ चोट लगी है नहीं लगी है, कुछ नहीं है। उन्होंने भी एक साइन करवा के मेडिकल निकाल के उनको दे दिया, ले जाओ। तो मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बोला आपातकालीन इकाई है वहाँ पे मुझे दिखा लीजिए एक बार, मेरे पास दवा नहीं है, क्योंकि दवा घर रह गई थी और पूरे दिन से मैंने दवाई नहीं ली थी, जुकाम की बुखार हो गई थी मेरे को उस वक्त। वहाँ से दवाई ली, फिर चले गए वापस। जाने के बाद में रात को मेरे को थाने में उन्होंने बोल दिया कि आप यहीं पे सोओगे। 4 लोग ड्यूटी पे लगा दिए। दूसरे दिन सुबह के वक्त घर वाले गए, लेकिन उनको किसी को नहीं मिलने दिया गया। आप में से भी कुछ साथी गए, कोई देख के आ गए, 1 या 2 जनों को कहा, बहुत सारे लोगों को ये कह दिया कि इस थाने में है ही नहीं, विधायकपुरी में है, कभी बोला कभी कहाँ है। और 3:50 पर कोर्ट के लिए रवाना हुए। 4:15 बजे कोर्ट पहुंचे। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से जेसी हुई, तो जैसे ही वहाँ मेरे परिजन थे, जेसी हुई तो परिजनों को 1 सेकंड भी नहीं मिलने दिया मेरे को। जैसे ही उधर से ऑर्डर हुआ, तुरंत गाड़ी में बिठाया, उठाया और गाड़ी बहुत तेज भगाई। एसीपी ने बार बार ड्राइवर को कहा कि इस गाड़ी को फटाफट जेसी पहुंचाना है, इसको जल्दी से जल्दी जेसी डालना है। जैसे उसका कोई टारगेट था, क्योंकि पहले दिन जो हो रहा था उस दौरान की मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। दिन में जिस दिन मेरे को पकड़ा था, उस दिन के बाद, उस दिन संभवतः वो व्यक्ति एसीपी चंद्रप्रकाश चौधरी कहीं से निर्देशित हो रहे थे या निर्देशित पहले से थे। इस तरह की गतिविधियां मेरे को लग रही थी। वो फोन पे भी बात कर रहे थे, जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा था। उस दौरान उनका प्रेशर ये था कि आप जिसके इशारे पे भी लिखते हो, करते हो, वही लोग आपको फंसा रहे हैं। उन्होंने जाति सूचक बाकायदा खुलेआम ये चीज़ें मेरे को कही। बोला मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण है, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी खुद जाट है। उन्होंने कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास किया कि हम जाट हैं, हमारे को ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, हम इतने हैं फिर भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। मुख्यमंत्री को भी गालियाँ निकाली बाकायदा। मैं कुछ बोलने की स्थिति में था नहीं। और ये भी कहा कि आप जिन लोगों के इशारे पर, सीएमओ में जिन लोगों के इशारे पर ये सब कुछ लिख रहे हो, उन लोगों का नाम ले लो आप, मैं आपको छोड़ भी सकता हूँ चाहो तो, शाम तक का समय है। चूँकि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो लिखता हूँ अपने हिसाब से लिखता हूँ, अपनी ईमानदारी से लिखता हूँ, सत्यनिष्ठा से लिखता हूँ। किसी कहने पर, किसी तरह के लालच में आज तक कभी न आया हूँ न आगे आऊँगा। आप में से अधिकांश लोग इस चीज़ को जानते भी हैं। अनेक तरह के प्रेशर उन्होंने बनाए मेरे ऊपर और बार बार ये कोशिश की 3-4 और लोगों के नाम। बोला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो साला है प्रमोद शर्मा, उसको मैंने पहले गिरफ्तार किया था और उसको दोबारा से गिरफ्तार करूँगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। इसके अलावा आईपीएस है, सीनियर आईपीएस दिनेश एमएन, उनके बारे में कहा कि अभी उसको और गिरफ्तार करूंगा। कुछ पत्रकारों के भी नाम लिए, जिनमें अवधेश पारिक है, बोला इनको भी गिरफ्तार करूंगा, अभी छोड़ूंगा नहीं इनको सबको जेल में डालूंगा। इस तरह की चीजें वो लगातार कहते रहे। स्पेशली उनका जो टारगेट था, मुझे ऐसा लगा कि वो पूरे मुद्दे को सीएमओ की तरफ डालना चाह रहे थे, ब्राह्मणों की तरफ डालना चाह रहे थे। बार बार उन्होंने इस चीज को इंगित किया कि हम जाट हैं और ब्राह्मणों के कहने में हमें नहीं आना चाहिए, ये ब्राह्मण लोग हमें यूज लेते हैं। और बोला उन लोगों के आप नाम ले लीजिए, आप नाम लेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बार बार गाली दी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था वहाँ पर, न मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। जो भी है उनके पास है, सीसीटीवीज वहाँ पे शायद है नहीं तो, और होंगे भी तो वो डिलीट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने इस चीज़ का विरोध भी किया, एक बार टोका भी उनको कि देखो जी मैं पत्रकार हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, जाति से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। और जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी हैं, वो शर्मा हो, जाट हो या कोई दूसरी कास्ट के हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री हैं हमारे चुने हुए। और इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस जाति से आता हूँ, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने उस चीज़ पे कभी ये नहीं कहा। और उसी दौरान, उसी दिन अलग अलग टाइम पर 5, 6, 7 कागजों पे, अलग अलग खाली कागजों पे मेरे हस्ताक्षर करवाए। मैंने इनकार किया, मना किया, तो बोले कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ मारपीट होगी। मैंने शुरू में आपको बोल दिया है, आप डैमेज होंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और मैं तो ऐसे ही मारता पीटता हूँ, पहले भी मैंने तो मारा पीटा है, प्रमोद शर्मा को भी मारा पीटा है, जिसको पकड़ता हूँ मैं तो मारपीट करता हूँ। मैं तो चंबल के डकैतों को पकड़ता हूँ, मैं तो वहाँ से धौलपुर से पकड़ लाया हूँ, मैं तो ये कर दिया हूँ। ये तमाम चीज़ें वो उन्होंने कही। दूसरे दिन जब उनको पता चला कि वकील मेरे घर वालों ने कर लिया है, जब मेरे हस्ताक्षर करवाने के लिए वहाँ पे आए, तो नाम पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे वकील जो अजय कुमार जैन है, सीनियर एडवोकेट एके जैन, उनको भी गालियाँ निकाली और ये कहा कि इसकी कोर्ट में मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, इसको वो कर दूंगा, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें कही, जिसका मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अगर मैं कहूँगा तो एक लंबा समय है, क्योंकि ये 2 दिन की कहानी है तो इतना जल्दी बताया भी नहीं जा सकता है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने ये कहा कि आज का ये एक मुकदमा नहीं है, इसके बाद भी मुकदमे तेरे खिलाफ होंगे, अलग अलग थानों से मुकदमे करवाऊंगा, इसके बाद भी तू जेल से छूट के आएगा, उसके बाद भी तेरे को गिरफ्तार करूंगा और तेरी जिंदगी नरक कर दूंगा मैं। मैंने पूछा कि इसमें कोई बात, कोई कारण होगा, आखिर किस वजह से मेरे साथ ऐसा? तो उन्होंने बोला कि आप सीएमओ के इशारे पर या सीएमओ में बैठे हुए लोगों के इशारे पर लिखते हो। मैंने कहा जी मैं तो जो लिखता हूँ वो सिस्टम और जो भी
समस्या है उसके हिसाब से लिखता हूँ, और जो लिखा है वो सार्वजनिक पड़ा हुआ है, सारी दुनिया जानती है, देखती है। दूसरे दिन मेरे को पता चला कि किस मामले में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। उस वीडियो को, चित्तौड़गढ़ का वीडियो आपने देखा होगा, एक प्रिंसिपल है स्कूल के और महिला शिक्षक हैं, उनका कोई वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को खबर जब दूसरे दिन छप गई थी, उसके बाद उस खबर की कटिंग के साथ मैंने उस वीडियो ट्विटर पे अपलोड किया था। परसों के रोज तक की स्थिति यह है कि वो ये वीडियो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाल रखा है। कार्रवाई सिर्फ मेरे एक के खिलाफ हुई है, मुकदमा सिर्फ मेरे एक के खिलाफ हुआ है। मेरे को भी ये पता है, आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टारगेटेड है और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या किसी तरह का मोटिवेशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये चीजें, तो क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं भी अपने हिसाब से करूंगा ही, लेकिन जहां से वो निर्देशित हो रहे थे मुझे लग रहा है कोई ऐसी कोई बड़ी हस्ती है, या तो कोई पॉलिटिशियन है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कौन है, इस चीज के बारे में पता करना अभी बाकी है। जब मेरे को कोर्ट से जेसी के लिए ले गए तो मेरे को रास्ते में मुझे मेरे वकील AK जैन और दूसरे वकील जो महासचिव है राजकुमार शर्मा, उनको गालियां निकाली, मुझे खूब गालियां निकाली, माँ बहन की गालियां निकाली, डराने का प्रयास किया, और ये भी कहा कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को एक्सीडेंट करके मारा है, वैसे हमारी भी गाड़ी पलट सकती है, आप ऐसा मत सोचो कि हम आपको पलट नहीं सकते। जल्दी से जल्दी जेसी ले गए। मेन गेट पर जैसे ही घुसे तो बाकी लोगों उसी जो साथी थे उनको कहा कि फोटो खींचो जी मेरा पीछे से, मैडम को भेजना है और मुझे भी सोशल मीडिया पे डालना है। मैडम कौन है मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि न तो मैंने पूछा न उन्होंने इससे पहले शब्द लिया। ये मेरा सवाल ये है कि क्या उस वीडियो के ऊपर, उस खबर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है कि यदि उस वीडियो के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर 1 करोड़ और लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मुझ पे ही क्यों हो रही है? मेरा सवाल ये है कि क्या एक पत्रकार को, एक सामान्य व्यक्ति को भी इस तरह से आतंकवादी की तरह घर से अचानक उठाना, बिना वजह, बिना कोई नोटिस, बिना कोई जानकारी उठाना, ये उचित है? मैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री भी हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जो लोग हैं पुलिस में, जिस तरह की गतिविधि इन्होंने की है, जो कार्रवाई की है, उसको लेकर इन्हें, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे तो सहयोग करने वाले और भी मिल सकते हैं, आपके जैसे लोग, समाज में भी नाम है छोटा मोटा, तो वो भी सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो जब कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं हो, तो उसको तो ये ऐसे लोग मार के पटक भी सकते हैं, कहीं पर उसकी हत्या भी कर सकते हैं, कहीं ले जा भी सकते हैं, उसका अपहरण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि आप ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करें। और दूसरी बात ये है कि पत्रकारों को, आपको भी निवेदन मेरा है, इसके अलावा सरकार को भी है, क्योंकि उस टाइम सरकार ने वादा किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम लाएंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक नहीं आया है। पत्रकार सुरक्षा कानून भी आना चाहिए, इसके साथ में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित भी होनी चाहिए। एक पत्रकार स्वतंत्र भी हो सकता है, किसी संस्थान के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो पत्रकार है, पत्रकारिता कर रहा है, वो अपनी कलम से कर रहा है, अपनी आवाज से कर रहा है, किसी भी तरह से जो कर रहा है, उसको इस तरह से दबाना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग कहते हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये लोग पत्रकारिता को चौथा स्तंभ एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ जो कार्यपालिका है उसके द्वारा, पुलिस के द्वारा दमन चक्कर चलाया जा रहा है। अगर चौथा स्तंभ है तो इस तरह से स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, तो क्या 3 स्तंभ जो बचे हुए हैं वो खड़े रह पाएंगे? ये चीज भी सोचने का विषय है। आप सब पत्रकारों से मेरा निवेदन ये है कि आप में से बहुत सारों ने मदद करने का प्रयास किया होगा, कुछ ने आवाज भी उठाई होगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को यूनाइट होना चाहिए। हमें एडवोकेट्स की तरह, डॉक्टर्स की तरह, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तोड़ के भी पटक सकते हैं, मार भी सकते हैं। इनके गुंडे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सब तरह की व्यवस्था है, हम केवल पुलिस नहीं है, हमारे पास गुंडे भी हैं, हम दूसरी व्यवस्था भी रखते हैं। और जो धमकियां दी है उसके बाद ये तय है कि वो या तो मेरे खिलाफ या मेरे परिजनों के खिलाफ, किसी के खिलाफ कभी न कभी कोई न कोई कार्रवाई ये करेंगे, मारपीट करेंगे या मुकदमे करेंगे, जो भी करेंगे। तो मेरी डिमांड सरकार से ये है कि एक तो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, सभी पत्रकारों की, केवल मेरी नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए और इस बात की इन्वेस्टिगेशन स्वतंत्र व्यक्ति से या कोई न्यायिक व्यक्ति से जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों किया गया है, किसके इशारे पे किया गया है, एसीपी चंद्र प्रकाश चौधरी के पीछे कौन बैठा है, उसकी जो मंडली है, संजय कुमार है, ये जो लोग हैं, जिस संजय कुमार हेड कांस्टेबल के नाम से मुकदमा दर्ज, उसने मुकदमा दर्ज करवाया है, इन लोगों के पीछे कौन है और इनकी मंशा क्या है, क्या ये चाहते थे? क्योंकि इन्होंने बार बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से, मुख्यमंत्री के घर की तरफ से, जबकि मेरा मुख्यमंत्री के न तो कार्यालय की तरफ से कोई संपर्क है, न कोई घर से संपर्क है। जो पीआरओज हैं वो सबके साथ संपर्क होते हैं, वैसे ही संपर्क मेरे हैं। किसी से कोई व्यक्तिगत स्पेशली न तो किसी से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी है। जो खबरें मैं लिखता हूँ वो अपने मन और विचार
के हिसाब से ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से लिखने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि कभी छोटी मोटी कोई गलती शब्दों से हो जाए मेरे, लेकिन मैंने न कभी किसी को टारगेट किया है, न कभी किसी पॉलिटिशियन को किया है, न अधिकारी को किया है, न किसी अन्य व्यक्ति को किया है, न आगे करूँगा। सरकार सुरक्षा दे, मुझे भी दे, मेरे परिवार को भी दे, बाकी पत्रकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये मेरा कहना है। देखिए, मूल रूप से जो कारण है वो मुझे तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के वो बार बार कह रहे थे कि आपको सीएमओ की तरफ से वो इशारे मिलते हैं, उससे खबर नहीं चलनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कोई पॉलिटिकल इशू होगा, सीएम या किसी पॉलिटिशियन के बीच में होगी, कोई लड़ाई होगी, मोहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा होगा। उनको लगता होगा कि क्योंकि कॉन्टैक्ट अपने सभी के पत्रकारों के होते हैं, सभी से होते हैं, सीएमओ के जो पीआरओ है उनसे होते हैं, बातचीत रेगुलर सबसे होती है, प्रेस नोट मिलता है, खबरें मिलती है, वो काम करते ही हैं, ओएसडी है उनसे भी बात होती है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं केवल मेरी ही दोस्ती है या मैंने कोई उनसे कोई स्पेशल चीज़ ले ली है, या मुझे लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल रिवेंज आपसी कोई साजिश रंजिश हो सकती है। लेकिन इतना तय है, इसके बीच में एक चीज़ और बात रह गई थी, मेरा मोबाइल उन्होंने लिया है और उसके बाद मेरे मोबाइल में गतिविधियां हो रही है लगातार, उस दिन से सीज कर दिया, कानूनी रूप से उन्होंने सीजर की कार्रवाई की, और उसके बाद भी मेरे मोबाइल में गतिविधियां हो रही है, एप्पल आईडी खोली जा रही है, मेल आईडी खोली जा रही है, गूगल ड्राइव खोली जा रही है, ये सब नोटिफिकेशंस मेरे मेल पर आ रहे हैं लगातार। आज 7वां 8वां दिन हो चुका है, 19 तारीख से लेकर आज रेगुलर हर रोज प्रयास चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल सीजर नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, और ये लोग मेरे डेटा के साथ प्राइवेट फोटोज वीडियोस के इनका मिसयूज करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम इस गतिविधि को रोकें, क्योंकि एक केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि आम नागरिक के नाते भी मेरा प्राइवेट डेटा सुरक्षित होना चाहिए, ये मेरा मौलिक अधिकार है। जो वीडियो है वो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में आज भी पड़ा हुआ है, मैं जैसे मैंने बताया आपको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शेयर कर रखा है, और अगर उन्होंने हटाया नहीं होगा तो शायद मेरे ट्विटर अकाउंट पे अभी भी वो पड़ा हुआ है, तो वो कोई छिपाने वाली बात नहीं है मेरे लिए, खबर उसकी छपी है, सभी लोगों ने किया है। दूसरी बात, लीगल एक्शन की बात है तो ये तमाम चीज़ें हुई है, अगर लड़ेंगे नहीं डरेंगे तो ये मारेंगे, तो एक ही रास्ता है, मेरे को लड़ना है, और कानूनी रूप से लड़ूंगा मैं, संवैधानिक रूप से जो कानून में मुझे अधिकार दिए गए हैं उसी के हिसाब से लड़ूंगा, और पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जितना करूँगा उतना करूँगा, और इन लोगों को जो इनके पीछे बैठे हुए हैं कोई भी हो उनको नंगा करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, इतना पक्का है। वो एफआईआर तो खैर मैं अभी लाया नहीं हूँ, लेकिन उसमें अश्लील कंटेंट पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, अश्लील सिंगल घटना का नाम उसमें नहीं लिखा गया है, उसमें सिंगल घटना किसी का भी वीडियो का भी जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को ये बताया कि ये ऐसा करते हैं नैतिकता की आड़ में, नैतिकता की आड़, पत्रकारिता की आड़ जो है, इस तरह की चीज़ें, वो जो लिखने की चीज़ें हैं वो बचने का उनका जो तरीका वो लिखा है उन्होंने। बाकी ऐसा किसी एक वीडियो के लिए भी उन्होंने नहीं लिखा है कि वो वीडियो शेयर किया, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। 100% फर्जीवाड़ा है। अगर ये मेरे को फ़ोन करके भी केवल एक फ़ोन करके भी बुलाते तो मैं कहीं पर भी कभी भी उपस्थित हो सकता था, मुझे किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने कोई बेईमानी की नहीं। हाँ, वहाँ पे जब हो रही थी बात तो उसमें 14 तारीख लिखी हुई थी एफआईआर में, मैडम बैठी थी जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने कहा कि ये तो एफआईआर तो 14 तारीख की है, तो फिर माफ़ी मांगी थी एसीपी के चंद्र प्रकाश चौधरी ने कि ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई हमारे से, लेकिन ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं थी, वास्तव में ये एक साजिश है और ये काफ़ी समय से चल रही थी, तो वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। देखो जिस तरह की जो बातें उन्होंने कही और धमकियाँ दी अलग अलग लोगों को, पॉलिटिशियंस को भी दी है, यहाँ तक कि आईपीएस के लिए भी मेरे को कहा है उसको भी अरेस्ट करूँगा, और पत्रकारों के लिए तक कहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है, कोई संगठन है, या तो कोई पॉलिटिकल ही है, कोई परेशान लोग हैं जो खबरों से जो कलम को तोड़ना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं आवाज़ को, ऐसे लोग हैं। ये बात तो सही है कि जो भ्रष्ट होते हैं उनका एक सिंडिकेट तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मुझे अभी तक किसी पे कोई शक नहीं है, अभी केवल पुलिस तक ही मामला है मेरा, मैं पुलिस से उससे आगे का प्रयास कर रहा हूँ। वो उन्होंने जो शब्द बोला है, उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि मैडम को ये फ़ोटो भेजेंगे, तो मेरे को तो गुस्सा दिया अंदर। अब इसके बाद किस मैडम को भेजा है, उन्होंने कहाँ डाला है, मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन सीएमओ की जो बात हो रही है, उन्होंने बार बार ये कहा था कि आपको सीएमओ से निर्देश मिलते हैं, सीएमआर से निर्देश मिलते हैं, वहाँ से आप खबरें लिखते हो। ये उनके शब्द मेरे नहीं है। हाँ, शुरुआत में क्योंकि इस तरह की चीज़ें वो बार बार बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल रिवेंज का मामला हो सकता है। नहीं, मैं जाति के हिसाब से तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेरे पे कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो 3-4 जो अधिकारी है पुलिस वाले, वो सब जाट हैं, तो यहाँ जाति का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। अब ये चीज़ जानने की है, मैं क्योंकि वहाँ सवाल पूछ नहीं सकता था तो मैं पूछ नहीं पाया। उन्होंने बार बार ये कहा कि ये ब्राह्मण है, वो इमोशनल एक ब्लैकमेल करने का तरीका होता है। बार बार उसने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी जाट हूँ, आप भी जाट हो,
और ये लोग हमें यूज लेते हैं, आप यूज हो रहे हो, उन लोगों के इशारे पे यूज हो रहे हो और वही लोग आपको मरवा रहे हैं, तो आपको इन लोगों से बच के रहना चाहिए। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल जातिवाद के आधार पर उन्होंने करने का प्रयास किया। मुझे न किसी ने कोई समझाइश की, न किसी का फ़ोन आया, न मेरे को कभी कहा कि आप इस वीडियो को हटा दो, न कोई नोटिस दिया गया, न कोई मैसेज किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी अंदेशा नहीं था मेरे को, 1% भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की कभी कोई कार्रवाई हो सकती है। हेड कांस्टेबल है संजय कुमार, वो मेरे घर गया हुआ है पहले, और मैं उसको यहाँ आया तब भूल चुका था, लेकिन उसने कहा कि मैं आपके घर गया हुआ हूँ। वो ये भी कह रहा था कि एक बार आपने मेरी मदद की थी, वो कैसे की थी मुझे पता नहीं है, इस चीज़ का भी पता नहीं है, मैं याद भी नहीं आ रही है ये चीज़। FIR संजय कुमार ने ही करवाई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम महेश चौधरी है और मैं एक स्वतंत्र पत्रकार और शोध करता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं राम गोपाल जी का छोटा भाई हूँ। अगर छोटा भाई नहीं होता तो किसी पत्रकार के साथ ऐसा होता तो मैं पीछे कहीं बैठा होता, लेकिन होता ज़रूर। जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद मैं हरियाणा में कहीं था, परिजनों से बातचीत हुई तो हम रवाना हुए, इधर उधर बातचीत कर रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे। बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं कि एक पत्रकार का फ़ोन एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके का जाल रचते हैं। एक पत्रकार के पास सूचनाएं होती है, उसके सूत्र होते हैं और वो गोपनीय होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मांग सकता। आपने राफेल के मामले में देखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक पत्रकार को यूं ही उठाकर यूं ही उसका पूरा फ़ोन एक्सेस कर लिया जाता है। उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, ईमेल आईडी, ये 3 अलग अलग डिवाइसेज पे लॉगिन किए हैं उन्होंने। क्या पता वो क्या क्या सबूत उसमें प्लांट करने वाले हैं। पेगासस और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है समय के साथ कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन में, लैपटॉप में, ईमेल में सबूत प्लांट किए गए। तो ये बेहद गंभीर मामला है, इनके लिए भी है, बाकी सब पत्रकारों के लिए भी है। मैंने ये महसूस किया यहाँ पर कि यूनियनाइजेशन बहुत कमज़ोर है यहाँ के पत्रकारों का। मैं माफ़ी के साथ ये कहूँगा, लेकिन एक परिजन होने के नाते जो 4 दिन हमने फेस किया उसमें ये हमने फेस किया है। और आगे के लिए आज ये इसलिए खड़े हैं, हमने चर्चा करी क्या किया जाए। एक रास्ता तो ये था कि हो गई बेल, केस तो फालतू सा है, लड़ लेंगे, फ्री हो जाएंगे, हम क्यों लड़े। लेकिन अगर यही सोचते रहे कोई लड़ेगा नहीं तो फिर सबका नंबर धीरे धीरे आता रहेगा। इसलिए तय किया कि लड़ा जाएगा और इनकी मनमर्जी के खिलाफ बात की जाएगी। दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपकी पॉलिटिकल राइवलरीज हो सकती है। आप किसी पत्रकार के स्टैंड पर, उसकी विचारधारा पर सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब पत्रकार जमात की बात आ रही है तो आपको एक पत्रकार के साथ अनकंडीशनली खड़ा होना चाहिए कम से कम। तो मेरी ये विनती है, आप लोग सभी मुझसे वरिष्ठ है, बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूनाइट होकर के अभी नहीं संभले तो बहुत बुरी स्थिति होगी राजस्थान में पत्रकारिता की। इतने वरिष्ठ पत्रकारों को पहले जिस तरीके से किया गया है, तो एक परिजन होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते भी मेरी आपसे अपील है कि विजिलेंट रहें, लोगों के साथ खड़े रहें। शुक्रिया। देखिए, आप और हम सब पत्रकार हैं और ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई बताने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि यूनाइट होकर ईमानदारी से अपने लिए और बाकी जनता के लिए लड़ना चाहिए। और जब हम खुद के लिए लड़ पाएंगे तभी जनता के लिए लड़ पाएंगे। कोई गलत चीज़ है तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे हमारे पत्रकारिता समाज में हो, चाहे बाकी समाज में हो। अखबार निकल रहा है, अखबार निकाल ही रहे हैं, लोग लिख ही रहे हैं, एक नए माध्यम है, डिजिटल माध्यम, इस पर हमें उसी तरह से काम करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले खुद के लिए लड़ना चाहिए और यूनाइट होकर लड़ना चाहिए, उसके बाद समाज के लिए लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सवाल वो बताएं आखिर क्या कारण है। उनके द्वारा होती तो उस पर संज्ञान नहीं लेते, इन्होंने आपके खिलाफ जो कहा। नहीं, ये चीज़ मैंने उनसे पूछी भी, मैंने कहा मुकदमा किसने करवाया, तो उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल संजय शर्मा ने, ये संजय कुमार ने करवाया है। वो संजय कुमार भी जाट है, जाति से। तो मैंने कहा कि ये जो शिक्षक है या प्रिंसिपल है वो कोई आपकी जाति से या रिलेटिव है। बोला नहीं, कुछ नहीं है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, सोशल मीडिया देखते देखते मुझे ये आया और मैंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। वही चीज़ उन्होंने FIR में भी लिखी है, लेकिन उनका दूर दूर तक किसी का कोई रिलेशन नहीं है। उनको केवल इतना है कि इस मामले के पीछे कुछ और है और उनको एक मामला ढूंढ रहे थे, क्योंकि 5 दिन से वो जो ACP है वो कह रहा है मैं 5 दिन से मैं यहाँ ऑफिस से बाहर नहीं गया हूँ, यहीं सोता हूँ, यहीं सब कर रहा हूँ, इसी मामले में लगा हूँ। यानी वो 5 दिन से प्रयास कर रहे थे मेरे खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस, दूसरा एविडेंस ढूंढने का जिसके जरिए दबा सकते थे, FIR करवा सकते थे। अब ये तो मुझे अभी आइडिया नहीं है किस चीज़ की वजह से, कहाँ से मोटिवेटेड है, लेकिन इतना ही है कि कहीं से निर्देशित वो जरूर है, क्योंकि उनकी भाषा से, उनकी गतिविधि से मुझे लग गया कि वो कहीं से मोटिवेटेड है, कहीं से निर्देश उनको मिल रहे हैं। और ये कहाँ से मिल रहे थे
ये इस बारे में पता करना बाकी है। मैं खुद भी पता करने की कोशिश करूंगा और लीगल एक्शन जो है मेरे एडवोकेट एक सवाल और है, जो मामले उन्होंने बताए हैं, जो शिक्षक शिक्षिका का सीसीटीवी फुटेज है, वो करोड़ों लोगों ने शेयर किया, उसके खिलाफ कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया कि ये वीडियो हटाया जाना चाहिए सोशल मीडिया से। आप एक पब्लिक नोटिस जारी कर दीजिए कि ये वीडियो गलत है, करोड़ों लोग शेयर करके बैठे हैं। कोई पर्सनल नोटिस नहीं दिया गया। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का नोटिस आता है ना ट्विटर पे कि ये वीडियो हटाया जाए, नहीं आया। आप अचानक से जा करके उस पर कार्रवाई करते हैं। बाकी जो वीडियो जो पोस्ट है, एक अखबार की खबर के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद इससे फैलता। धार्मिक उन्माद कहाँ फैला उससे? उसका कोई इन्होंने यह आरोप लगाया कि ऐसे पोस्ट करके ब्लैकमेल करते हैं। कोर्ट में पूछा गया ब्लैकमेल का, कहाँ पर कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है। 14 तारीख का ये दिखा रहे हैं कि 14 तारीख को ये नोटिस दे रहे हैं। FIR लॉन्च हो गई 16 तारीख को और कोर्ट में वो पेश भी कर दिया है। FIR इन्होंने 16 तारीख को करी, 14 तारीख का नोटिस जो कि दिया ही नहीं गया कभी। कमिश्नर की तरफ से जो प्रेस नोट जारी होता है, उस प्रेस नोट में ये लिखते हैं कि हमने नोटिस देख करके पूछताछ के लिए बुलाया, जो कि बिल्कुल खुला नंगा झूठ है। अब इस पे तो कमिश्नर जवाब दे, सरकार जवाब दे, सरकार जांच कराए वो किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी लड़ाई है उनकी, तो सरकार जांच कराए। ये सब लीगल एक्शन जो भी है वो एडवोकेट जिस तरह से करेंगे वो ज़रूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे इस मामले में। और अपने जो हकों की लड़ाई है उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे। आप चिंता मत करिए।